ऑफ बंगाल बैटल, भारत करेगा सेटल। नीले सागर में चीन की खतरनाक स्ट्रैटेजी। चीन का चक्रव्यूह तोड़ेगी भारत की नेवी। चीन का मोंगला मिशन अब होगा एक्शन। जिनपिंग की नई चाल, भारत कितना तैयार। दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल। जी हां, क्या भारत में चारों ओर से घेरने की नई रणनीति पर काम हो रहा है? क्या हिंद महासागर में चीन सिर्फ कारोबार बढ़ा रहा है या रणनीतिक बढ़त भी हासिल करना चाहता है? क्या बांग्लादेश में मोंगला पोर्ट और तीस्ता परियोजना महज विकास की कहानी है या इनके पीछे एशिया की बदलती भू राजनीति का बड़ा खेल छिपा है? चीन एक एक कर बंदरगाहों में निवेश कर रहा है। पाकिस्तान का ग्वादर, श्रीलंका का हम्बनटोटा, म्यांमार का कियाओ काफ्यू और बांग्लादेश की परियोजनाओं को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। रणनीतिक विश्लेषकों का एक बड़ा वर्ग इसे चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति से जोड़कर देखता है, जबकि दूसरी राय यह है कि इन परियोजनाओं को घोषित उद्देश्य आर्थिक विकास है। अगर हिंद महासागर में चीन का प्रभाव लगातार बढ़ता है तो क्या भारत के सामने नई समुद्री चुनौती खड़ी होगी? क्या भारत की समुद्री सुरक्षा और व्यापारिक मार्गों पर दबाव बढ़ सकता है? और क्या भारत अपनी रणनीतिक बढ़त बनाए रखने के लिए पूरी तरह तैयार है? आज बहस सिर्फ एक बंदरगाह या एक परियोजना की नहीं, बहस हिंद महासागर में बदलते शक्ति संतुलन की। बहस इस सवाल की कि क्या भारत को अपनी समुद्री रणनीति और तेज करनी होगी? क्या हिंद महासागर में ड्रैगन का विस्तार भारत के लिए नई चुनौती है या भारत के पास इसका मजबूत जवाब पहले से है? एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, पहले वो सुनिए। 2013 में ही चाइना ने ये घोषणा कर दी थी कि वो अगले कुछ सालों में कई युद्ध लड़ेंगे, जिसमें पहला युद्ध ताइवान के लिए, दूसरा स्पार्टले आइलैंड के लिए, तीसरा भारत के अरुणाचल प्रदेश के लिए, चौथा मंगोलिया के लिए और पांचवा रशिया के लिए। अरुणाचल प्रदेश उसमें शामिल है। ऐसे ही चाइना ने पूरे एलओसी के ऊपर जो बॉर्डर विलेजेस हैं उनको इस तरकीब से मॉडर्नाइज किया है कि उसमें हार्ड स्टैंडिंग है, जिसमें हर एक में एक इन्फेंट्री यूनिट को स्थापित किया जा सकता है। सिमिलरली चाइना ने मैरीटाइम बाउंड्री में भी भारत को घेरने का प्रयत्न किया है, यानी कि सीपीईसी के अंतर्गत ग्वादर पोर्ट जो पाकिस्तान का है उसको लेने के लिए, और श्रीलंका का हम्बनटोटा और अफ्रीका का जिबूती, यानी कि ये मैरीटाइम से इंडिया को घेरने के लिए। अगर हम चीन की विदेश नीति और उनकी कूटनीति को देखें तो हम पाएंगे कि एक तरीके से एक्सपेंशनिज्म और विस्तारवाद और हेजीमोनी, मतलब स्ट्रेटेजिक दादागिरी की उनकी नीति रही है। अगर हम साउथ चाइना सी में भी देखें तो हम वहाँ पर पाएंगे कि जिस प्रकार से वो वियतनाम, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और बाकी के छोटे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को हैरेस करता रहता है, वही बिहेवियर उसका गालवान में रहा, वही बिहेवियर इंडिया चाइना बॉर्डर फ्रैकास में रहा। तो मुझे नहीं लगता है कि चीन पे हम लोग विश्वास कर सकते हैं या ट्रस्ट के साथ आगे चल सकते हैं। दर्शकों, आपने एक्सपर्ट्स को सुन लिया, देश का सवाल भी सुन लीजिए जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के साथ। क्या बांग्लादेश अब चीन के रणनीतिक प्रभाव में जा रहा है? सवाल नंबर 2, क्या मोंगला पोर्ट भारत की सुरक्षा के लिए अब एक नया खतरा बन गया है? सवाल नंबर 3 जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के साथ, क्या चीन भारत को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के जरिए घेरने की कोशिश कर रहा है? सवाल नंबर 4, तीस्ता परियोजना विकास या सिर्फ सामरिक दबाव बनाने की योजना पर है? सवाल नंबर 5, क्या भारत को अपनी पड़ोसी नीति पर पुनर्विचार दोबारा सोचने की जरूरत है, दरकार है? दर्शकों, अगले घंटे लगातार एक विशेष पैनल मेरे साथ जुड़ेगा, लेकिन पूरा विश्लेषण आपके लिए लेकर आए हैं। चीन की नई रणनीति के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले समझिए खबर क्या है, भारत के लिए खतरे की घंटी हम क्यों कह रहे हैं। दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको वो समझाऊंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बाकायदा एक मैप, एक पूरा विश्लेषण लेकर आए हैं, पूरी एबीसीडी चाइना की नई स्ट्रैटेजी की मैं आपको समझाने और बताने की कोशिश करूंगा। अपडेट नंबर 1, बांग्लादेश का चीन की ओर बढ़ता झुकाव भारत के लिए एक तरह से खतरे की घंटी है, समझिए। अपडेट नंबर 2, भारत के लिए नई कूटनीतिक और सामरिक चुनौती चाइना अब पेश करता दिख रहा है।
अपडेट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। मोंगला पोर्ट तेस्ता नई नदी जो प्रोजेक्ट है वो भी भारत के हाथ से चला गया, विच इज नॉट गुड फॉर इंडिया। अपडेट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर भी चीन की लगातार नजर है। इस तमाम स्ट्रैटेजी पर हम चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। जी हां, चीन समंदर में कितना खतरनाक भारत के लिए हो गया दर्शकों, ये मैं आपको बताने और समझाने जा रहा हूं ग्राफिक्स के जरिए। और वो समझिए, एक एक लाइन, एक एक रिसर्च ये बताएगी कि चीन हिंद महासागर में किस तरह से भारत को घेरने की कोशिश करा। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं और वो ग्राफिक्स मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अब वहां पर स्ट्रैटेजी गेन करता चाइना दिख रहा है और भारत ने इसके लिए क्या तैयारियां की हैं। जी हां दर्शकों, समझिए किस तरीके से अब हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि हिंद महासागर में चीन का प्रभुत्व कैसे बढ़ता जा रहा है। वो ग्राफिक्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। उस ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा कि आखिरकार अब हिंद महासागर में क्या कुछ चल रहा है। प्लीज गिव द ग्राफिक्स। और वहां पर आप समझिएगा कि चीन ने किस तरह से हमारे पड़ोसी देशों में जाकर वहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर दी है। जी हां, आपके स्क्रीन पर ग्राफिक्स आने जा रहा है। जी हां, पहला पॉइंटर आपकी स्क्रीन पर, इन्फो नंबर 1। जी हां, इन्फो नंबर 1 पहले आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हिंद महासागर में चीन की जो मौजूदगी है वो बढ़ती जा रही है। चीन समंदर में कितना खतरनाक भारत के लिए, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इन्फो नंबर 2 इज ऑन स्क्रीन। हिंद महासागर में चीनी नौसेना की जो नियमित तैनाती है दर्शकों, वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। इन्फो नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। युद्धपोत, पनडुब्बियां और रिसर्च सर्विलांस जहाजों की जो गतिविधि, एक्टिविटी भी वो लगातार बढ़ती जा रही है, वो भी हम देख रहे हैं। जी हां दर्शकों, इन्फो नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। भारत के समुद्री क्षेत्र के आसपास चीन की बढ़ती निगरानी भी भारत के लिए एक चिंता का विषय, एक चिंता का सबब है। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं, मैं आपको पूरा कंटेंट समझा रहा हूं। अब चीन की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी है दर्शकों, वो जरा समझिए। इसका एक बाकायदा मैप भी मेरे पास है, वो मैप भी मैं आपको दिखाऊंगा। स्ट्रैटेजी क्या है पहले वो समझ लीजिए, उसके बाद एक पूरी डिटेल मैपिंग लेकर आया हूं। मैप के जरिए आपको बताऊंगा चाइना की मौजूदगी कहां कहां किस किस तरह से बढ़ रही है और भारत के लिए चिंता का विषय क्यों है। जी हां, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। स्ट्रैटेजीज के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्या स्ट्रैटेजी है चाइना की भारत के लिहाज से। स्ट्रैटेजी नंबर 1, पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है वहां पर वो अपना एक बंदरगाह बनाने जा रहे हैं। जी हां, वहां पर पोर्ट डेवलपमेंट चल रहा है, ऑलरेडी वहां पर काम बहुत हो चुका है। स्ट्रैटेजी नंबर 2, श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट है वहां पर भी चाइना की मौजूदगी है। जी हां, चिंगो स्ट्रिंग जो पर्ल्स बना रहा है चीन अपना, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। स्ट्रैटेजी नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। म्यांमार का क्याओ काफ्यू जो पोर्ट है वो भी, वहां पर भी चाइना की अब मौजूदगी लगभग समझ लीजिए हो चुकी है। वहां भी चाइना बड़े स्तर पर निवेश कर रहा है, डेवलपमेंट करने जा रहा है। इसके अलावा स्ट्रैटेजी नंबर 4, बांग्लादेश के बंदरगाहों और परियोजनाओं में निवेश बहुत तेजी से चाइना का बढ़ा है, वो भी भारत के लिए चिंता का विषय है। और अगली स्ट्रैटेजी क्या है चाइना की, जिसके जरिए वो हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। दर्शकों, इन परियोजनाओं को लेकर भारत चिंतित है, क्योंकि भारत को पता है कि वहां पर निवेश बढ़ने का मतलब है चाइना की भारत के बहुत करीब आ जाना, नजदीकी बढ़ जाना। चीन का बढ़ता प्रभाव भारत को खतरा क्यों है, अगले कंटेंट पर आता है, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं, वो भी मैं आपको बताने चाह रहा हूं। जी हां, ड्रैगन के खिलाफ भारत की रणनीति क्या है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि समुद्री व्यापारी मार्गों की निगरानी किस तरह से। खतरा नंबर 1, समुद्री व्यापार मार्गों की निगरानी लगातार भारत को करनी पड़ेगी। चीन का बढ़ता जो प्रभुत्व है, भारत को खतरा क्यों है वो मैं आपको बता रहा हूं। जी हां, खतरा नंबर 2, भारतीय नौसेना की गतिविधियों पर अब चाइना की नजर रखने की क्षमता बढ़ सकती है अगर वो बांग्लादेश में हमारे बहुत करीब पहुंच जाता है तो। खतरा नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। संकट की हालत में, संकट की स्थिति में समुद्री दबाव बनाने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी भारत के लिहाज से। जी हां, खतरा नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, पूर्वी और पश्चिमी समुद्री मोर्चों पर एक साथ भारत के लिए चुनौती चाइना पेश कर सकता है। ये बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन है, ये बहुत क्रूशियल चीज है और इस पर भी भारत को गौर करने की जरूरत है, क्योंकि पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर अगर भारत लॉक होता है समंदर के अंदर तो ये हमारे लिए एक 2 फ्रंट वॉर की सिचुएशन है, डबल अटैक सिचुएशन हमारे लिए। जी हां, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों। ड्रैगन के खिलाफ भारत की रणनीति क्या है। अगर इतना कुछ ड्रैगन करा तो भारत भी कुछ ना कुछ कर ही रहा है। रणनीति नंबर 1, हिंद महासागर में लगातार निगरानी भारत ने बढ़ा दी है, नेवी ज्यादा सजग, ज्यादा चौकन्नी हो गई है। रणनीति नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। नौसेना का आधुनिकीकरण, यानी नौसेना को, नेवी को और मॉडर्नाइज करने की तरफ भारत लगातार बढ़ रहा है। हम बहुत सारे फ्रिगेट्स, पनडुब्बियां और जो हमारी डिफेंस सिस्टम है समुद्र के, उसको और अपडेट कर रहे हैं। जी हां, रणनीति नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। अंडमान निकोबार में सैन्य क्षमता मजबूत करने पर भी भारत लगातार काम कर रहा है। मलक्का स्ट्रेट बहुत क्रूशियल है भारत के लिए, वहां पर भी अपनी स्ट्रैटेजी को हम लगातार सजग करते जा रहे हैं। रणनीति नंबर 4, साझेदार देशों के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी भारत लगातार काम कर रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हां, अगली रणनीति नंबर 5,
स्वदेशी युद्धपोत पनडुब्बियां और समुद्री निगरानी क्षमताओं का विस्तार करने पर भारत लगातार कोशिश कर रहा है, भारत लगातार दबाव दे रहा है। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों। अब आपको बताता हूं मैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति है क्या। एक पूरा मैप लेकर आया हूं, चाइना का जो मेगा प्लान है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से इस मैप को देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर ये मैप है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति, चीन का मेगा प्लान जानिए। ये देखिए, ये साउथ चाइना सी है, दक्षिण चीन सागर है, चिटियोंग पोर्ट यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, हम्बनटोटा श्रीलंका का आपको यहां दिखाई दे रहा है, म्यांमार का मोंगला पोर्ट आपको दिख रहा है, बांग्लादेश, और उसके बाद क्याऊ कफ्यू जो पोर्ट है वो आपको दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट आपको दिखाई दे रहा है। ये तमाम वो जो पोर्ट्स है, इन देशों में चाइना लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाइना लगातार वहां पर अपना प्रभुत्व बना रहा है, उनके पोर्ट डेवलपमेंट कर रहा है, इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वहां पर बना रहा है, ताकि जल्द से जल्द भारत के आसपास के इलाकों पर वो कब्जा कर सके। देखिए, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, इसके अलावा यमन और ओमान के पास भी एक प्रोजेक्ट चाइना लगाने जा रहा है, पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट मैंने आपको बता ही दिया। तो ये बहुत क्रूशियल इलाके हैं और यहां पर चाइना इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ा रहा है, वहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज कर रहा है। दर्शकों, बांग्लादेश में आने के बाद चाइना और भारत की दूरी बमुश्किल 80 किलोमीटर की रह जाती है। अगले मैप पर आते हैं, आपको ये मैंने दिखा दिया चाइना कहां पर अब अपने जो रणनीतिक अड्डे है वो बना रहा है। ये देखिए, भारतीय जमीन से सिर्फ 80 किलोमीटर की दूरी होगी। अगर मोंगला पोर्ट पर चाइना अगर पहुंचता है तो बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह ये कहा जाता है। बांग्लादेश में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग हो चुकी है और वहां पर चाइना उनके पोर्ट डेवलप कर रहा है, तिस्ता नदी पर जो परियोजना है वहां पर काम कर रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहा है। तो यहां पर बांग्लादेश में मोंगला पोर्ट आने के बाद कोलकाता और मोंगला पोर्ट के बीच की दूरी महज 80 किलोमीटर की है। तो ये भी बहुत क्रूशियल हो जाता है भारत के लिहाज से, स्ट्रैटेजी के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से। अगले मैप पर आते हैं दर्शकों। अगला मैप आपको दिखाने जा रहा हूं मैं, वो मैप भी देखिए और समझिए कि किस तरह से। अब ये देखिए, भारत का भी प्लान कुछ है चीन के खिलाफ। वो प्लान क्या है? चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की तोड़ है भारत का नेकलेस ऑफ डायमंड। देखिए, हम कहां पर पोर्ट्स बना रहे हैं, हम कहां डेवलपमेंट कर रहे हैं। हम जापान में डेवलपमेंट कर रहे हैं, वियतनाम में पोर्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, मंगोलिया है, ओमान और ईरान में भी हम लगातार काम कर रहे हैं। सेशेल्स में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे, वहां पर भी उनके पोर्ट डेवलपमेंट का जो जिम्मा है, जो जिम्मेदारी हम उठाने जा रहे हैं। तो ये भारत की स्ट्रैटेजी है, नेकलेस ऑफ डायमंड, जिसके जरिए भारत भी अब चाइना के स्ट्रेट ऑफ पर्ल्स को जवाब देने की कोशिश कर रहा है। ये जो पूरा मैप आप देख रहे हैं, बहुत क्रूशियल, बहुत स्ट्रैटेजिकल मैप है जिस पर इंडिया काम करे। दर्शकों, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। अगले 1 घंटे लगातार इस गंभीर विषय पर हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि चाइना जो कुछ कर रहा है वो कितना क्रूशियल है भारत के लिए और भारत के लिए अब क्या स्ट्रैटेजी अपनाने और जानने की जरूरत है। स्वागत करिए लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोनी साहब का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। एम्बेसडर दीपक वोरा साहब आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। एम्बेसडर सुरेश गोयल साहब आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, इज एम्बेसडर टू इंडिया टू चाइना। मल्लिका पांडे जी दिखाई दे रही है आपको तस्वीरों में, शी द फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले दीपक सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। चाइना की जो स्ट्रैटेजी है, भारत उस पर काम तो कर रहा है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि हम लेट हैं थोड़ा? बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है, आपकी बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट सुनी मैंने। लगता है कि चीन तो कल दिल्ली में घुस जाएगा। मैं तो जा रहा हूँ फ्लाइट लेके कहीं और। प्लीज गेट रियल। राइट सर। ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को 20 साल हो गए हैं। आपकी उम्र उतनी नहीं होगी जब इन लोगों ने शुरू किया था। व्हाट स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स? राइट। चीन के जो पड़ोसी हैं, बात करें उनकी सर, एक एक करके मैं गिना दूं आपको। नाम सुना है जापान का? चीन का कितना दोस्त है? वियतनाम कितना दोस्त है? ऑस्ट्रेलिया कितना दोस्त है? ताइवान उसका कितना दोस्त है? साउथ कोरिया उसका कितना दोस्त है? ये आप सब जानते हैं ना। तो ये कहने के बाद उसने घेर लिया, ये क्या वो सब जगह बेस बनाएगा अपने? चीन का सिर्फ एक ओवरसीज नेवल बेस है जिबूती में, मिलिट्री बेस, और कहीं उसको आने नहीं देता। अब उसने मंगला पोर्ट में घुस गया, क्या करेगा सर? अपने जहाज वहां रखेगा? किस लिए? बांग्लादेश पर हुकूमत करने के लिए। और पैसे कौन देगा उसके? आपको पता है कि एक श्रीलंका में टोटा पोर्ट बनाया था और एक एयरपोर्ट बनाया था, कमर्शियली टोटली रॉटन, 1 रुपया नहीं कमा रहे। वो गदर पोर्ट जो बना रखा है वो भी कमर्शियली फ्लॉप। नेपाल में 2 एयरपोर्ट बनाए, कोई जहाज नहीं उतरता वहां पर। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट सर? मेरा मानना यह है कि चीन जो मर्जी करे, वी आर अलर्ट। हम जानते हैं आपका ट्राई सर्विस कमांड है अंडमान निकोबार में, उसने चीन की नींद हराम कर दी है और वी वोंट लेट देम मूव अराउंड। और फिर चीन का दोस्त कौन है सर? जिहादिस्तान। और कौन उसको बोलेगा मैं तेरा जिहादिस्तान, यानी वो क्या देश का नाम है? पाकिस्तान, सॉरी, वही तो एक उसका दोस्त है। और कौन उसको कहेगा कि मैं तेरे लिए लड़ने आऊंगा? चीन अभी तक किसके लिए लड़ने गया है सर? किसी के नहीं। एक सिपाही नहीं भेजता, नपुंसक है, डरपोक है।
लड़ना नहीं जानते। सो आई एम गिविंग यू अ पर्सपेक्टिव फ्रॉम अ डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू। आपके मिलिट्री विशेषज्ञ बताएंगे। तो ये दिस काइंड ऑफ अपने आप को डराना कि वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर वो, कुछ नहीं होने वाला। कितने साल हो गए, 62 में हम एक जंग लड़े, तो उसके बाद चुपचाप से ये बैठा हुआ है, करता रहे जो करता है। पैसे इसके पास है नहीं। टिंग टोंग, वो पिंग पोंग जो भी उसका लीडर है, उसकी अपनी सिचुएशन बड़ी कमजोर है। सो वाई वो चाइना क्या करना चाहता है? चाइना का दुश्मन कौन है? अमेरिका उसका दुश्मन है ना सर। वो उसके ऊपर करना है जो करो। सो माई ओन फीलिंग इज दैट इसको एग्जैजरेट ना करें। हम लोग अलर्ट हैं, ये बड़ा अच्छा रिपोर्ट बनाने की, यहाँ ये हो जाएगा, वहां से ये आएगा, ये आएगा। कोई नहीं आएगा सर, उसके पास इतनी ताकत नहीं है। आई रेस्ट माई केस। बाकी अम्बेसडर सुरेश गोयल की जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है, और फिर हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल साहब भी हैं जो बहुत जानकार हैं, Point taken. और फिर मैडम पांडे हैं, वो आपको बताएंगे। पॉइंट टेकन सर, प्लीज स्टे विद मी सर, पॉइंट टेकन। लेफ्टिनेंट कर्नल जय सोडी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरह से हम देख रहे हैं हिंद महासागर में चाइना की जो मौजूदगी वो बढ़ती जा रही है, हमारी नेवी को भी हम लगातार मॉडर्नाइज कर रहे हैं, लेकिन अभी बांग्लादेश में आ जाना, चीन का बहुत करीब आ जाना, टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसा देख रहे हैं इसको सर? जय हिंद अमित जी। जय हिंद। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। पिछले साल 8 जुलाई को जनरल अनिल चौहान, जो कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, अभी कुछ हफ्ते पहले रिटायर हुए हैं, उन्होंने बयान दिया था कि जिस तरह से चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकियां बढ़ रही हैं, ये आने वाले समय में भारत की अखंडता और सुरक्षा के लिए दिक्कत पैदा करेंगे। अगले महीने 4 अगस्त को लेफ्टिनेंट जनरल अहमद इफ्तिकार चौधरी, जो कि पाकिस्तानी सेना का DGISPR है, उसने बयान दिया, वील स्टार्ट फ्रॉम द ईस्ट, यानी कि हम पूर्व से शुरू करेंगे। कहने का मतलब था कि अगला जंग जो होगा भारत पे, वो बांग्लादेश से शुरू होगा। देखिए अमित जी, इस वक्त भारत के सामने 1947 के बाद सबसे बड़ी चुनौती है 3.5 फ्रंट वॉर की। बेशक बांग्लादेश सैनिक तौर पे मोर्चा खोले ना खोले, हमें उसकी तैयारी करनी होगी, जो हमने 5 अगस्त 2024 से पहले नहीं की थी। हमें लगता था कि बांग्लादेश हमारा अटूट मित्र है, जैसे भूटान है। हाफ फ्रंट के बारे में तो हम सारा जानते हैं। चीन, पाकिस्तान तो हमारे कट्टर दुश्मन है, ये भी पूरी दुनिया जानती है। मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा अमित जी। देखिए, चीन को अंडर एस्टिमेट करना हमारे लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। मैं भारत के 100 से ऊपर ज्यादा न्यूज चैनल्स में आता हूं, बहुत कम टीवी चैनल्स हैं जो चीन के खतरे की बात करते हैं। उसमें से एक आपका चैनल है। मेरा नमन और सलाम आपको और आपके चैनल को, जो इस मुद्दे पे बात करते हैं। भारत के अधिकतर मेन स्ट्रीम चैनल्स इस विषय पे बात नहीं करते, उन्हें सिर्फ पाकिस्तान दिखता है। अमित जी, पिछले साल 12 अप्रैल को पीट हेग्सेट, जो कि अमेरिका के रक्षा सचिव हैं, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर की इक्विवेलेंट है, उन्होंने बयान दिया था कि चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल्स अमेरिका के 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को 20 मिनट में बर्बाद कर सकती हैं। और अमेरिकी सेना में जो भी वॉर गेम्स होती हैं, हर वॉर गेम में अमेरिका चीन से हारता है। अगर अमेरिका जैसी महाशक्ति का ये डिफेंस मिनिस्टर ये बयान दे रहा है, तो ये साफ है कि अमेरिका भी चीन को हल्के में नहीं ले रहा है। जहां तक चीन की बात है, चीन बाकियों देशों की मदद क्यों नहीं कर रहा है? वो नहीं करेगा, क्योंकि चीन का पहला सैनिक लक्ष्य है ताइवान, जिसके बारे में पिछले साल 23 दिसंबर को जब पेंटागन ने यूएस कांग्रेस को रिपोर्ट दी, उसमें साफ लिखा है कि एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर 2027 के अंत में चीन ताइवान पे हमला करेगा। अभी 3 दिन पहले ताइवान के डिफेंस मिनिस्टर ने बयान दिया है कि जिस तरह से चीन का विस्तारवाद और सैनिक अभ्यास बढ़ रहा है, ताइवान पे हमला कुछ महीनों में हो सकता है। तो ये पूरी चीजों को अगर हम मद्देनजर रखें, मैं आपकी रिपोर्ट से बिल्कुल सहमत हूं। ये एक बहुत गंभीर विषय है जिसे हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऑलराइट सर, पॉइंट टेकन। एम्बेसडर गोयल, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। आप तो चाइना में बहुत वक्त तक रहे हैं, तो मेरी रिपोर्ट के लिहाज से क्या ये वक्त है कि हमें और सजग रहने की ज़रूरत है? क्या हमें और प्लान और स्ट्रैटेजीज पर काम करना चाहिए सर? देखिए, मेरे कलीग दीपक वोरा जी ने जो कहा, उसके बाद बोलने की हिम्मत बहुत कम होती है। जितने जोश से वो कहते हैं, उतने जोश से अगर कोई भी मेरे सामने कहेगा तो मैं उसको नकार नहीं पाऊंगा। हाँ। अब दीपक वोरा जी अगर कहेंगे तो मैं तो यही कहूंगा कि सही कह रहे होंगे। बहरहाल, लेकिन क्योंकि मैंने कुछ वक्त एम्बेसडर वहां पर नहीं रहा हूं, मैंने कुछ वक्त वहां पर चाइना में गुजारा है। उसके बाद चाइना के मामला में देखते भी रहा हूं। मैं चाइना की नेबरहुड
यानी कि इंडो चाइना में वहां भी रहा हूं और मैंने देखा है कि चाइना का असर वहां पर किस तरह बढ़ता जा रहा है। तो मैं आपकी रिपोर्ट को, क्योंकि दीपक वोरा जी के सामने असर गलत या सही कहने की हिम्मत मेरे में नहीं होगी, वो कर्नल जोरी सोडी साहब है, वो मिलिट्री के आदमी, वो बोल लेंगे। मैं थोड़ा सा जियो पॉलिटिकल पिक्चर, अगर आप मेरे को समय दें 2-3 मिनट का, मैं वो करना चाहूंगा। So you have all the time, sir. Go ahead. देखिए, पहली बात तो यह है कि चाइना अनफॉर्चुनेटली हमारा पड़ोसी है। अनफॉर्चुनेटली मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1991 तक चाइना का विकास इस तरह से होगा इसकी हमको उम्मीद नहीं थी, लेकिन रशिया फैक्टर की वजह से हेनरी किसिंजर ने चाइना को बढ़ावा दिया और चाइना बढ़कर के आज अमेरिका को टक्कर देने के काबिल हो गया है। लेकिन 1948 में ही जब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का डॉक्यूमेंट आया, उनका पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन, आप देख लीजिए, उसमें चाइना का सबसे पहला एम्बिशन क्या है? टू बिकम ए ग्लोबल पावर। वो एक वैश्विक शक्ति बनना चाहते हैं और उनका सारा जो ध्यान है, जो सारी अटेम्प्ट हैं, वो एक वैश्विक शक्ति बनने के लिए केंद्रित हैं। चाइना का चाइनीज में नाम है चुंगवो, यानी कि वो देश जो कि संसार के पूरी अर्थ के सेंटर में है। दे हैव ऑलवेज बिलीव कि वो सेंट्रल हैं पूरे विश्व के लिए, और वो एम्बिशन कम नहीं हुआ है। तो पहली बात तो ये कि चाइना का एम्बिशन एक वैश्विक शक्ति बनने का है, और अब उनमें ये शक्ति आ गई है, उनमें ये रिसोर्सेज आ गए हैं कि वो यूएसए को टक्कर दे सके। मिलिटरीली नहीं, इकोनॉमिकली दे रहे हैं। आपने देखा है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए चाइना ने, अगर वेस्ट एशिया में अगर यूएसए चाइना के खिलाफ टैरिफ नहीं बढ़ा पाया, क्यों? क्योंकि चाइना ने साफ जाहिर कर दिया कि अगर यूएसए ऐसा करेगा तो चाइना भी उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार है। तो चाइना में ताकत आ गई है और चाइना में एम्बिशन है ये। और याद रखे करिए कि जब शी जिनपिंग की और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हुई तो शी जिनपिंग ने रेफर किया थूसीडाइडिस ट्रैप को। वो एक साफ सिग्नल था यूएसए के लिए कि आप याद रखिए कि जब ये ट्रैप का मौका आएगा तो चाइना आपके सामने है, ये याद रखें आप। तो तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि इस सब कंपटीशन में भारत एक चाइना का कॉन्टिनेंटल नेबर है और मैरीटाइम नेबर है। तो इन दोनों ही तरफ से हम चाइना के बढ़ते हुए असर को कंटेस्ट करते हैं। चाइना को लगता है कि हम उसके इस असर को रोकने की क्षमता रखते हैं। याद करिए कि तिब्बत के केस में भारत ने जो रुख अपनाया था, तो वो अभी भी चीन को छुपता है, और चीन जानता है। आप गलवान की बात कर लीजिए, कोई भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट देख लीजिए। 1962 में क्योंकि हम तैयार नहीं थे, हमने बुरी तरह मात खाई। उसके बाद से आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि चीन भारत को मात दे सका हो। तो चीन को मालूम है कि मिलिटरीली भारत उसके रास्ते में, मैं मिलिटरीली अभी खाली आर्मी की बात कर रहा हूं, लैंड बॉर्डर्स की। राइट सर। अगर मैरीटाइम की बात करें तो मैरीटाइम में भारत इंडियन ओशन, इसका नाम हिंद महासागर इसीलिए है कि भारत वहां पर लाइक ए सेंटिनल, उसकी जो पोजीशन है जियोपॉलिटिकली, भारत इज एन इंपॉर्टेंट कंट्री इंडियन ओशन में। तो अगर चीन को इंडियन ओशन में अपना दबदबा बढ़ाना है तो वहां पर उसको ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है उसको काम में लेकर के, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो भारत को अटैक करेगा, लेकिन भारत को घेरेगा जरूर, भारत के ऊपर दबाव जरूर बनाएगा। अब हम उसको कैसे काउंटर करेंगे वो अगले एपिसोड में। ऑल राइट सर, प्लीज स्टे विथ मी। मल्लिका पांडे जी के पास जा रहा हूँ, चीफ ऑफ फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट। और मल्लिका जी, चाइना जिस तरह से पिछले 20 सालों में चाइना ने जिस तरह से एम्बेसडर वोरा आपके लिए ताली बजा रहा है कि, लेकिन एक बात है एम्बेसडर सर, आपकी वजह से मिस्टर गोयल ने सारी बात नहीं कही, कम से कम नहीं तो मैं उनसे और अपेक्षा कर रहा था इस विषय पर। मल्लिका जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। चाइना की स्ट्रैटेजीज पर अगर हम 20 साल पे देखें तो उनकी मिलिट्री, उनकी नेवी, और अगर नंबर ऑफ शिप्स के लिहाज से देखें तो चाइना दुनिया का सबसे बड़ा नेवी फ्लीट चाइना के पास इस वक्त है, नंबर ऑफ शिप्स की अगर हम बात करें।
ये जिस स्ट्रैटेजी पर चाइना काम कर रहा है, हमारे पड़ोसियों के पास जाना, उनको चारा डालना, उनको लालच देना, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इधर उधर हमारे आसपास वो भटक रहा है, तो बांग्लादेश वाला बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वहां पहुंचने के बाद मैं कह रहा हूं अपनी स्पाइस को भी अगर वो तैनात करते हैं, 80 किलोमीटर कोई बहुत दूरी नहीं है। अगर बांग्लादेश में चाइना की मौजूदगी बढ़ती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब हमारा कहीं प्रोजेक्ट लगता है किसी भी देश का, तो वहां पर उनके खुफिया एजेंट्स ज्यादा जाते हैं और स्टाफ कम जाता है इस तरह की टैक्टिकल लोकेशंस पर। आप कैसे देख रहे हैं इसको मल्लिका? नमस्कार अमित जी। अभी थोड़ा सा मैं भी फ्लक्स में आ गई हूँ क्योंकि दीपक वोरा सर ने इतना बोल दिया है, तो अभी थोड़ा पूरे पैनल को आपने अफेक्ट कर दिया सर मेरे। पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में आई थिंक अब बोलना पड़ेगा, एंड उसके बाद सुरेश सर ने भी, सो बट आई ट्राई माय बेस्ट ऑन दिस वन। देखिए अमित जी, चाइना डेफिनेटली आज के टाइम में अपनी मोती पिरो रहा है। कहीं ना कहीं हमने देखा कि इंडिया हमेशा से अंडर एस्टिमेट करता आया है चाइना के थ्रेट को। 1962 में अगर आपको याद हो तो नेहरू जी ने एयरफोर्स डिप्लॉय नहीं की थी वैली में, कि उनके जितने भी मतलब जितने भी सलाहकार थे सबने बोला कि भाई चाइना इंटिमिडेट होगा, वहां पर आप एयरफोर्स डिप्लॉय मत करिए, सिर्फ आर्मी को रहने दीजिए ना, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर था। फिर 1962 हुआ, उसके बाद फास्ट फॉरवर्डिंग उस चीज को, आज बहुत साल हो गए फास्ट फॉरवर्डिंग, आज के टाइम में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं भारत भी अपने हीरे जोड़ रहा है। हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर का विजिट एक बहुत छोटे से देश में, अभी सिशेल्स में प्राइम मिनिस्टर, वहां क्योंकि स्ट्रेटेजिक लोकेशन उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं भारत भी अपने डायमंड नेकलेस बना रहा है। सागर लॉन्च किया प्रोग्राम 2015 में मोदी जी ने, उसके बाद महासागर लॉन्च किया मिशन, जिसमें भारत, देखिए भारत इन्फ्लुएंस के उसमें नहीं चलता है। चाइना जो भी अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, डेट ट्रैप कर रहा है, छोटे छोटे देशों को चारा डाल रहा है, जैसे आपने बोला उनको डेट में ट्रैप करता है, डिपेंडेंसी की डिप्लोमेसी खेलता है। भारत क्या कर रहा है? रादर समथिंग एल्स कर रहा है। भारत जितनी भी ये छोटे छोटे देश हैं उनके साथ मिलकर एक स्ट्रक्चर बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, ना केवल मिलिटरीली बल्कि ट्रेड वाइज भी अपना बढ़ा रहा है। बट कमिंग बैक टू, बहुत इंटरेस्टिंग है कि बांग्लादेश में 2015 में अगर आपको याद हो तो शेख हसीना की गवर्नमेंट ने ये हैंड ओवर कर दिया था, मोंगला का जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो भारत को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था। 2018 में इनफैक्ट हीरानंदानी ग्रुप को असाइन भी हो गया था, बट उसके बाद क्या हुआ, वहां पर कोई काम नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे ये एमओयू 2024 में इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ने स्क्रैप कर दिया और अब ये चाइना को हैंड ओवर कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अमित जी, ये एक डेफिनेटली चाइना हमारे लिए एक थ्रेट है। हम पाकिस्तान करते हैं, वो लेसर थ्रेट है, वो रादर से आज के टाइम में चाइना एक लार्जर थ्रेट है, ग्रेटर थ्रेट है हमारे लिए। बट कहीं ना कहीं भारत भी बहुत प्रिपेयर्ड है। भारत के आप देखिए, सबसे ज्यादा आज के टाइम में लेह लद्दाख में सबसे माउंटेन डिवीजन हमारी, वहां पर सबसे हाईएस्ट हमारे जितने भी आर्मी है, और आई थिंक सोडी सर उसमें ज्यादा बता पाएंगे, बट वॉरफेयर जो माउंटेन वॉरफेयर है पूरे वर्ल्ड में भारत के पास सबसे ज्यादा ट्रेंड माउंटेन वॉरफेयर वाले आर्मी पर्सनल हैं। तो भारत प्रिपेयर्ड है, बट डेफिनेटली चाइना अभी एक ग्रेटर थ्रेट के उसमें इमर्ज होते हुए आ रहा है। ऑलराइट, मिस्टर गोयल मैं आपके पास आ रहा हूँ, उसके बाद मैं वोरा सर के पास जाऊंगा। अरे आज ये सीक्वेंस उल्टा कैसे कर दिया आपने? चलिए मैं बीच में, अगर आप इजाजत दें, एम्बेसडर गोयल, विद योर परमिशन सर प्लीज गो अहेड। ये कर्नल साहब की मैं बात सुन रहा था। थैंक यू। कर्नल साहब की बात सुन रहा था कि अगले साल दिसंबर में ताइवान पर हमला करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था ना टिंग टोंग ने कि मैं अगले साल हमला करने वाला हूं। कौन टेलीग्राफ करता अपनी इंटेंशन को? कोई अमेरिकन रिपोर्ट आ गई तो हमने मान लिया उसको। डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा था भारत की डेड इकोनॉमी है, मान लिया हमने उसको। कम ऑन सर, लेट्स गेट रियल। कर्नल साहब, यू आर एन आउटस्टैंडिंग सोल्जर। अब मैं आपको बताता हूं सर, 3 देशों ने अभी तक, एक मिसाइल है, शायद आपने उसका नाम सुना हो, उसको ब्रह्मोस कहते हैं, नाम सुना हुआ आपने उसका? कौन से 3 देशों ने अभी तक खरीदी है सर? फिलीपींस। ओहो, फिलीपींस का दुश्मन तो नाइजीरिया है, सॉरी मैं भूल गया था। इंडोनेशिया ने ऑर्डर प्लेस किया। ओहो, वो तो साउथ अफ्रीका को ठोकना चाहता है। वियतनाम ने खरीद लिया। ओ, वियतनाम तो कनाडा से लड़ेगा। किसके लिए खरीदी है ये सब सर? 17 देश मांग रहे हैं हमसे। क्यों सर? दुश्मन कौन है उनका? When you buy a weapon, it's for your enemy, for your perception threat कहां पे? और फाइनली ताइवान को लेना अभी तक क्यों नहीं लिया? डर था अभी तक? इतनी ताकत नहीं थी सर। इट्स अ प्रिटेंड गेम। कितने 3 महीने पहले तक तो उसके जहाज उड़ते थे ताइवान के, जब चाइना वहां उसकी एयर स्पेस वायलेट करता था। 3 महीने से कुछ नहीं हुआ है। क्यों सर? दोस्ती हो गई है?
सर आई बीन 53 इयर्स, 53 साल हो गए डिप्लोमेसी में। मैं पढ़ता नहीं हूं, मैं चैट जीपीटी नहीं देखता हूं सर। आई लुक एट द रियलिटी। रियलिटी ये है कि चाइना के पास ताकत नहीं, हाँ खतरा है, हम सतर्क हैं, बट ही डज नॉट हैव द पावर टू टेक ऑन भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया एक टाइम पे नहीं ले सकता। अमेरिका के पास भी वो ताकत नहीं। आई रेस्ट माई केस टू से वी आर अलर्ट बट वी आर नॉट इन पैनिक मोड सर, इतना ही कहना चाहता। ऑलराइट, मिस्टर गोयल मैं आपके पास आ रहा हूं। जी, जैसे सीक्वेंस कि सही हो गया आप। चलिए, जी, ठीक है गोयल साहब, हाँ, एक चीज़ मैं समझना चाह रहा था क्योंकि भारत की कम्युनिकेशन चाइना के साथ पिछले कुछ सालों में थोड़े से चीज़ें नॉर्मल यहाँ पे होती दिखाई दे रही हैं। कम्युनिकेशन के लिहाज से भी रशिया के इंटरवेंशन के बाद भी थोड़ा सा बातचीत का जो पहल शुरू हुई है, थोड़ी नरमी आती दिख रही है, लेकिन चाइना की आदत हमें पता है पीठ में छुरा घोंपने की। तो आपको लगता है कि जो कम्युनिकेशन जो थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ रही है, इस पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है? क्या इनिशिएट भारत को करना चाहिए? क्योंकि ज़रूरी नहीं कि दुश्मनी हमेशा निभाई जाए, लेकिन चाइना से जब भी हमने दोस्ती की है हमें नुकसान हुआ है सर। देखिए, मैंने पहले वाले एपिसोड में कहा था कि जो हमको करना क्या चाहिए, ये मैं सेकंड एपिसोड में बताऊंगा, तो मैं अब शुरू करता हूँ ये। देखिए, पहली बात तो जो आपने कहा कि बातचीत के रुख में थोड़ी नरमी आई है। ये नरमी गर्मी, कभी कठोर, कभी नरम, ये सब चलता रहेगा। दीज आर ऑल डिप्लोमेटिक गेम्स। तो उसके बारे में हमको नहीं सोचना चाहिए कि नरमी आ गई है। ये नरमी आई है, जैसा कि आपने कहा कल कुछ हो जाएगा, गलवान हुआ, वो दोबारा हार्ड हो जाएंगे वो ये। या कल अगर उनको कुछ चाहिएगा तो शी जिनपिंग आ जाएंगे कि हाँ चलिए मैं आने को तैयार हूं, आप थोड़ा सा हमको ये दे दीजिए, वो नरम हो जाएंगे। हमें एक लॉन्ग टर्म गेम के लिहाज से एक लॉन्ग टर्म व्यू विद चाइना वो डेवलप करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म इधर के हिकअप्स वगैरह होते रहेंगे। अब लॉन्ग टर्म व्यू में देखिए, हमने 1990s में भी मिस द बस। क्या हुआ था उस टाइम पर? 1990s में चाइना की जीडीपी हमसे काफी नीचे थी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चाइना हमारी तरफ देखा करता था कि स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए अगर उनको सैटेलाइट पिक्चर चाहिए थी तो वो हमसे लेते थे। वो एपीआई जिनके लिए आज हम चीन के मोहताज बन गए हैं, वो एपीआई की जो प्रोसेस है वो इंडिया से ही चाइना में गई थी। क्यों? हमारी बेवकूफी थी कि हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर्स, उनका कहना यह था कि हम एक्सपर्ट हो गए हैं तो हम खाली फिनिश फॉर्मुलेशन करेंगे, जो लोअर एंड एपीआई है वो हम चाइना में बनते हैं, लो कॉस्ट में बन जाएंगे। हम लोगों ने ये नहीं सोचा उस टाइम पर कि चीन एक बड़ी मार्केट और एक बड़ा सप्लायर होने के नाते उसमें ये लीवरेज है कि वो दोनों एंड से मार्केट को कंट्रोल कर सकता है। और वही हुआ, जब एपीआई मैन्युफैक्चरिंग की मोनोपोली वहां पर आ गई तो उन्होंने कंट्रोल करनी शुरू कर दी। और ये मैंने देखा है एज ए बायर ऑल्सो, वो कंट्रोल करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो हमें पहली बात तो ये कि हमारे जो स्ट्रेटेजी है, हमको अपना इकोनॉमिक आउटपुट, उसमें इंडस्ट्री कह लीजिए, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोल लीजिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली R&D हमें मजबूत करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली 1990s में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, एक तरफ हम आगे बढ़ गए मार्केट लिबरलाइजेशन में, लेकिन ना हमारी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग हुई, ना हमारी S&T स्ट्रांग हुई, ना हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रांग हुई। अगर हम इन तीनों को छोड़ देंगे, अभी हम मजबूत हुए खाली सर्विस सेक्टर के लिहाज से, अगर हम इन तीनों सेक्टर के ऊपर काम नहीं करेंगे तो हम नीचे रह जाएंगे। बहुत जरूरत है कि हम इन तीन सेक्टर पे काम करें। हमें कैपेसिटी है, रिसोर्सेज डेवलप करने होंगे, यूनिवर्सिटीज को साथ में लेना होगा, इंस्टीट्यूट्स को साथ में लेना होगा, ये करना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, मेरे ख्याल से पहले कहा, शायद मल्लिका जी ने कहा कि चीन को हमें कम नहीं समझना चाहिए, और ये दीपक बोरा जी ने भी एग्री किया कि चीन से हमें पैनिक नहीं करना चाहिए। बिल्कुल मानता हूं, हम पैनिक नहीं करेंगे, लेकिन चीन को कम समझना कि उनके पास कैपेसिटी नहीं है, वो गलती हो जाएगी। तो चीन के साथ में हमको जो अपनी स्ट्रेटेजी है, वो दोनों कोऑपरेशन की और बीइंग वॉचफुल, केयरफुल, वो दोनों ही रहना पड़ेगा। तो स्ट्रेटेजी ऑफ स्ट्रिंग्स है, उसके बाद ध्यान रखना होगा कि इसका हम काउंटर कैसे करें। हम कर रहे हैं, आपस के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां पर अपने से डेवलप कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमें ये नहीं सोचना है कि चीन क्योंकि दुश्मन देश है या राइवल है तो हम व्यापार से आगे नहीं बढ़ाएंगे या हम उससे ये काम नहीं करेंगे।
अरे भाई, भारत हमेशा से व्यापार का देश रहा है। साउथ ईस्ट एशिया में हमारी ताकत बड़ी थी व्यापार के जरिए, मैरीटाइम। तो अगर हमारा व्यापार इतना स्ट्रांग रहा है, अभी हम व्यापार में क्यों घबरा रहे हैं? हम पीछे हट जाते हैं कि नहीं, वहां से चीन का हमारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। अरे भाई, अपना प्रोडक्ट आगे बढ़ाइए ना, आप कोशिश कीजिए। तो जब तक हम चीन के साथ में व्यापार, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को या जो भी करना है, लेट्स एक चीज, चाइना चाहता है कि वो भारत में आके इन्वेस्ट करे। हम कहते हैं कि अगर चीन ने भारत में इन्वेस्ट किया तो भारत के ऊपर जो इंडस्ट्री है उसका कंट्रोल हो जाएगा। चीन ने स्ट्रेटेजी वही अपनाई। अमेरिकन इन्वेस्टर्स आए, वहां पर इन्वेस्ट किया, लेकिन चीन ने ओनरशिप का कंट्रोल नहीं छोड़ा, मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं छोड़ा। तो हम क्यों ऐसा घबरा रहे हैं कि हम नहीं कर पाएंगे? हमें करना जरूरी है। ये तो संबंध बनाने हैं चीन से भी, और मैं कहूंगा पाकिस्तान से भी। आप अगर पाकिस्तान से दुश्मनी है वो कर रहा है, उसको आप करिए, चाटा भी मारिए, थप्पड़ मारिए। आप अगर गलत काम करता है, घर में कुत्ते होते हैं, अगर कुत्ता गलत काम करता है कुत्ते को थप्पड़ पड़ती है, लेकिन जब गार्ड भी करता है वो, इट्स अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी। तो हम लोग जो है अपनी स्ट्रेटेजी भूल गए हैं। हम या तो घबरा जाते हैं कि नहीं 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 ये नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, या कहते हैं नहीं कि वो दुश्मन है उसको छोड़ दो, उससे बात नहीं करनी है। वी हैव टू वर्क लाइक ए गुड डिप्लोमैट। कूटनीति को तैयार रखना है और दोनों ही तरफ से इसको हैंडल करना है। दैट वाज एपिसोड 2। ऑलराइट सर, कर्नल सोनी मैं आपके पास आ रहा हूँ। जो थ्रेट परसेप्शन आपने बताया, मेरे मन में भी वही बातें हैं। जो बात आप कह रहे हैं वो डर मेरे मन में भी है चाइना के लिए। तो अभी हमारी जो नेवी है, हम लगातार इक्विप कर रहे हैं, हम नई सबमरीन्स को भी हमने कमीशन किया है, हम बहुत सारे फ्रिगेट्स पर भी काम कर रहे हैं, और एक वॉरशिप भी हम इनटू मेकिंग है। सोनी सर, अभी टैक्टिकल लिहाज से, नेवी की ताकत के लिहाज से अभी हमें और कितना बढ़ने और कितना करने की जरूरत है चाइना को काउंटर करने के लिए? अमित जी, 4 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को फोन करके कहा था कि अगले साल फरवरी में रूस यूक्रेन पे हमला करेगा। जेलेंस्की उस फोन कॉल में हंसा था और कुछ महीने बाद रूस ने यूक्रेन पे हमला किया। अमेरिका ने इजराइल को इतला की थी कि अक्टूबर 2023 में हमास हमला करेगा। इजराइल ने उसे नकारा और हमास ने इजराइल पे हमला किया। अमेरिका ने 9 अप्रैल 2024 को इजराइल को इतला की थी कि ईरान आज रात 2 बजे हमला करेगा। इजराइल माना नहीं। देखिए, जहां तक अमेरिका की इंटेलिजेंस की बात है युद्ध को लेके, ये दुनिया में सबसे अच्छी इंटेलिजेंस है, इसमें कोई हमें डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो आप नेवी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल हमारी नेवी दिन रात मेहनत करके, आज जब हम बात कर रहे हैं हमारे 57 वॉरशिप्स अलग अलग नेवल डॉकयार्ड्स में बन रहे हैं। लेकिन बहुत जरूरी है अमित जी हमें समझना कि चीन के आने वाले युद्ध कैसे होंगे। चीन के आने वाले युद्ध 6 डोमेन में लड़े जाएंगे: लैंड, सी, एयर, साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस। और ये पहले के युद्धों की तरह नहीं होंगे कि पहले थल सेना लड़ेगी, वायु सेना आएगी, नौसेना बम्बू बजाएगी, अपने मिसाइल छोड़ेगी। ये युद्ध चीन ऐसे नहीं लड़ेगा। मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा, चीन का एक डॉक्यूमेंट पढ़ें जो कि अमेरिका के पेंटागन में बहुत मशहूर है। वो है 2019 चाइनाज डिफेंस व्हाइट पेपर। उसमें उन्होंने अपने ब्रॉड आउटलाइन दिए हैं, वो लड़ाइयां कैसे लड़ेंगे। देखिए, मैं 2 मिनट चाहूंगा दर्शकों को समझाना कि आने वाले युद्ध अलग कैसे होंगे। जो ताइवान से पहला युद्ध शुरू होगा वो, और बाद में अरुणाचल के लिए जब चीन लड़ेगा 2030 के बाद कभी भी पाकिस्तान के साथ मिलकर, ये जो युद्ध होंगे ये पहले साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस से युद्ध शुरू होंगे। और जब दुश्मन की सेना को नीचे या दबाया जाएगा, उसी के बाद चीन की थल सेना, वायु सेना, नौसेना एक्शन में आएगी। क्यों? इसका भी एक रीजन है। इसका रीजन ये है कि चीन जानता है कि अगर भारत और चीन के सैनिकों की हम कैपेबिलिटी देखें, भारत के सैनिक मीलों आगे चीन के सैनिक से। ये जो वॉइड है, इस वॉइड को कवर करने के लिए चीन टेक्नोलॉजी में बहुत इन्वेस्ट कर रहा है। चीन ने अपना AI प्लस इनिशिएटिव प्लान निकाला 2025 में, जिसमें 2027 तक उसके 6 कोर सेक्टर में 70% AI इनकॉर्पोरेट होगी, जो डिफेंस मिला के, और 2030 तक 90% AI इनकॉर्पोरेट होगी।
ये जो हमें जी समझना जरूरी है कि जो आने वाले युद्ध होंगे वो पहले के युद्ध से बिल्कुल अलग होंगे। जब तक हम इस मुद्दे को नहीं समझेंगे, हम पुरानी बातों पे रहेंगे कि पहले वो ये धावा करेंगे, वो शिप्स अपनी करेंगी, फाइटर एयरक्राफ्ट करेंगे, वो तो एक्शन बहुत बाद में आएगा। और इसका एक नमूना आप देखिए, यही चीज कुछ अमेरिका और इजराइल ने की ईरान के ऊपर, जब उन्होंने 28 अप्रैल को 9:40 ईरान समय में ईरान की टॉप लीडरशिप को मार दिया। जो बाद में ईरान ने किया वो तो अलग है। मैं साथ में एक और ये चीज कहना चाहूंगा, देखिए अमित जी, एक फेमस कहावत है, अगर किसी देश पे युद्ध का खतरा 1% भी हो तो उस देश को 100% तैयार होना चाहिए। मैंने कई बार आपके चैनल पे कहा, अन्य चैनल पे भी कहा है, मैं ट्विटर लिंक्डइन पे मैंने लिखे आर्टिकल्स कि 2030 के बाद कभी भी भारत पे 2 फ्रंट वॉर होगी, चीन और पाकिस्तान की। बांग्लादेश उस मोर्चे में मोर्चा खोले ना खोले वो वक्त बताएगा, हमें तैयारी करनी होगी, और आधा फ्रंट हमारा तो है ही है। अगर हम 3.5 फ्रंट वॉर के लिए आज तैयार हैं तो हमें शाम की चाय आराम से पीनी चाहिए। अगर हम तैयार नहीं है तो हमें तैयारी करनी चाहिए। ये तो दशक ही सबसे बड़े वो है देखने के लिए कि 4 साल बाद इस मतलब ये जो हालात होंगे कैसे होंगे। मेरे कहने का मतलब ये अमित जी, जब तक हम चीन के खतरे को ओपनली नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हमारी तैयारी उस स्पीड से नहीं जाएगी। जैसे मैंने पहले कहा, बहुत कम चैनल है भारत में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबसे पावरफुल मीडिया है किसी भी इंफॉर्मेशन देने के लिए। बहुत कम चैनल है, उसमें आपका एक चैनल जो चीन के खतरे की बात करता है। बाकी जितने भारत के चैनल अधिकतर सिर्फ पाकिस्तान की उन्होंने रट लगा के रखी, क्योंकि पाकिस्तान की बात करने से टीआरपी भी बढ़ती है, चुनावी फायदा भी होता है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए 1998 में भारत के तब के डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस ने क्या कहा था। 1998 में जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था कि भारत का नंबर 1 दुश्मन पाकिस्तान नहीं, ये चीन है। लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस पे इतना राजनीतिक दबाव आया कि 5 साल बाद 2003 में उन्हें अपना बयान वापस लेना पड़ा। आज हम मुड़ के देखें, जॉर्ज फर्नांडिस बिल्कुल सही थे। जब अमेरिका जैसी महाशक्ति मान चुका है, मैं एक और टिप्पणी कहना चाहूंगा, इसी साल मई में ऑस्ट्रेलिया का फेमस थिंक टैंक है लोवी इंस्टीट्यूट, मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा वो लोवी इंस्टीट्यूट की 40 पेज की रिपोर्ट पढ़ें, जिसमें उन्होंने चीन के खतरे की बात की है ऑस्ट्रेलिया पे। ऑस्ट्रेलिया सरकार का ये फंडेड लोवी इंस्टीट्यूट ने पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट डाली है। जब मैंने ये 40 पेज की रिपोर्ट पढ़ी, मेरी आंखें चकाचौंध रह गई कि ऑस्ट्रेलिया जैसा देश चीन के खतरे की बात करे कि 2035 के बाद कभी भी चीन उस पर हमला कर सकता है। तो मैं एक फाइनल स्टेटमेंट कहना चाहूंगा, अगर हमारी तैयारी पूरी है चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश 3.5 फ्रंट वॉर के लिए, तो हमें शाम की चाय के साथ समोसे खाने चाहिए आराम से, कोई हमें चिंता नहीं करनी चाहिए कौन क्या कह रहा है। लेकिन अगर हमारी तैयारी नहीं है तो हमें आर्थिक और सैनिक तैयारी में इजाफा करना चाहिए। और मैं एम्बेसडर गोयल साहब के साथ बिल्कुल एग्री करता हूं, जब तक हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी नहीं बढ़ेगी, जब तक हमारा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स नहीं बढ़ेगा, हम दूसरे देशों पे निर्भर रहेंगे। कर्नल सोनी, ऑलराइट, मल्लिका जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। उससे पहले मैं एम्बेसडर वोहरा के पास जा रहा हूं। सर, हाउ डू यू रिएक्ट ऑन कर्नल सोनी's कंटेंट सर? तो ये रिपोर्टें इस साल में आई, इसने ये बोला ऑस्ट्रेलिया, चीन किस किस पे हमला करेगा, चलिए गिनते हैं सर, आप शुरू करिए। ये मैं बेटी से पूछूंगा, मलिका बताइए जी, ए से कौन से देश है ऑस्ट्रेलिया पे करेगा, बी भूटान पे करेगा, सी और किस पे करेगा हमला, डी पे देखिए किस पे करेगा, 26 अल्फाबेट से सब पे हमला करेगा। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट सर? लेट्स गेट रियल ऑन दीज थिंग्स। कितनी क्षमता है, किस उम्र में रिक्रूट करता है वो फौज में, आपको मालूम है सर? 30 ईयर्स, मैं 18 साल में लेता हूं। क्यों सर? वो 30 में क्यों लेता है? एक पूरी पीढ़ी गायब हो गई है। 1 चाइल्ड पॉलिसी याद है आपको? चले गए, है नहीं उसके पास नौजवान लोग। बार बार यही कहता रहता है कि वी हैव टू, आवर आर्मी इज यूजलेस, उसको मॉडर्नाइज करना है। व्हाट इज ऑल दिस सर? नोबडी इज सेइंग कि आप उसको लाइटली लो, लेकिन ये कहना कि मैं और कुछ नहीं करूंगा, सब कुछ बंद कर दूंगा, सिर्फ चीन के खतरे के साथ डील कर रहा है, मुझे मेरे विकास करना है। आई एम नाउ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, आई हैव द बेस्ट डिप्लोमेसी इन द वर्ल्ड। मुझे आगे बढ़ना है सर, मुझे गोयल साहब कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना है, एआई की तरफ जाना है, अभी मैंने समिट किया है। ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बस सिर्फ चाइना चाइना चाइना, नो, नॉट एट ऑल। आई एम नॉट ऑब्सेस्ड विद चाइना, आई एम कंसर्न्ड, लेकिन ऑब्सेशन नहीं है मेरे। उसका है तो है, मेरे से क्या चाहता है सर? कि टिंग टोंग की हुकूमत दिल्ली में आ जाए, क्या नाम है उसके लीडर का, पिंग पिंग बिंग बिंग जो भी है, दिल्ली में उसकी हुकूमत आ जाए। व्हाट डज ही वांट विद वियतनाम? मैं तो रहा हूं वियतनाम में सर, वियतनाम में ऐसा ठोका था जब मैं वहां पे था 1979 में। चाहता क्या है वो?
ये कहना बड़ा आसान है। उसका G1 पॉलिसी है ना, सिर्फ एक ही देश होगा दुनिया, बाकी सब मेरे चमचे। Who's going to accept that, sir? Let's get real, sir. और पिंग पोंग कितने साल जिएगा? कहता तो है 500 साल। चाइनीज डॉक्टर्स ने ढूंढ लिया तरीका, मैं 500 साल जीऊंगा। और 2-3 साल में गुजर जाएगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। माई ओन फीलिंग इज, डोंट ओवर एस्टिमेट द चाइनीज पोजिशन, चाइनीज सो कॉल्ड थ्रेट। डोंट अंडर एस्टिमेट इट ईदर। हैव अ रियलिस्टिक असेसमेंट। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। बाकी तो विशेषज्ञ मिलिट्री के और एम्बेसडर साहब बैठे हैं, मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, घनिष्ठ मित्र हैं। हमारी बेटी बैठी है यहाँ, जो अखबारें पढ़ के सब कुछ लिखती है और एटसेट्रा। मैं लिखता विकता कुछ नहीं। सो माई ओन फीलिंग इज वी हैव। और सर, बाय द वे, फॉर वट एवर इट्स वर्थ, मिस पांडे, मैं अनाथ हुआ था 1962 में। बहुत प्यार करता हूँ चीनियों से। मेरा परिवार बिखर गया था। So I don't want to go beyond this, except to say that सर let's deal with China as the threat arises. सर मल्लिका पांडे, मैं आपके पास आ रहा हूँ। कल थोड़ी जिस तरह का थ्रेट बता रहे हैं और वोरा सर जिस तरह का परसेप्शन कह रहे हैं कि ये हमें क्रिएट करने की ज़रूरत है, इतना ज़्यादा हुआ हमें क्रिएट नहीं करना चाहिए। वी आर इनफ कैपेबल टू हैंडल थ्रेट विच इज़ फ्रॉम चाइना। आप कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को मल्लिका जी? उमेश जी, आज आप मेरे साथ बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं, putting me in a fix. I mean, it's a very difficult situation. I thought the passing the parcel में गोयल सर के पास चला जाएगा ये, but to sum it up, I think देखिए अमित जी, चाइना के मैरीटाइम एक्सपेंशन को हमें हर चीज को थ्रेट भी नहीं मानना चाहिए, बट हर किसी को हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। अगर आपको याद हो तो माइक्रोसॉफ्ट ने 2024 में एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बताया था कि चाइना कैसे हाइब्रिड वॉर्स भी कर रहा है आजकल। हम उस चीज को भी इग्नोर नहीं कर सकते। और उसने माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया को भी वार्न किया था, ऐसा हुआ नहीं था बट इंडिया को भी वार्न किया था। ताइवान के पूरे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस 2024 के चाइना के एआई एनेबल्ड इन्फ्लुएंसर्स ने रिग कर दिया था। तो देखिए, चाइना इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, चाइना इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, चाइना इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट बहुत ज्यादा आगे आ गया है। $3 ट्रिलियन से ऊपर, तो वो आज के $3 ट्रिलियन से ऊपर तो आज के टाइम में वो एक्सपोर्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, बट हमें उसके लिए डेफिनेटली प्रिपेयर्ड रहना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का।